नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक से होगा और शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि प्लेट क्या है, फिर टेक्टोनिक क्या है और इनके माध्यम से होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्लेट क्या है। तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो कंटिन्यू ना होकर, लगातार ना होकर, वो कई पार्ट में, कई सेक्शन में डिवाइड है और उसी टूटे हुए पार्ट को हम प्लेट कहते हैं। और इन प्लेटों के मूवमेंट या गति के माध्यम से होने वाली क्रियाओं को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब बात आती है कि प्लेट के, अब यहाँ पर जो है जो स्थैनोस्फीयर, लिथोस्फीयर की एक वर्ड आता है कि लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर जो है कंप्लीट जो है क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अर्थात स्थैनोस्फीयर ये है। अगर स्थैनोस्फीयर के ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा कंप्लीट, ये स्थैनोस्फीयर से ऊपर वाला हिस्सा, वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, जहाँ पर स्थैनोस्फीयर शुरू हो रहा है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये स्थैनोस्फीयर है। इस स्थैनोस्फीयर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ पार्ट, लगभग ये जो है 100 किलोमीटर के आसपास की गहराई तक जो है स्थैनोस्फीयर पाया जाता है। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं। अब ये स्थलमंडल कंटिन्यू ना हो के ब्रेकेज है, जो टूटा हुआ है, उसी टूटे हुए भाग को हम प्लेट कहते हैं। और उनमें क्या है, मूवमेंट है, प्लेटों में गति है, गति के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं उसे हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर जो है अपर मेंटल में एक निश्चित गहराई पर सेमी मोल्टन स्थिति में, अर्ध तरलावस्था में, सेमी मोल्टन स्थिति में एक लेयर पाई जाती है, अर्थात लिथोस्फीयर के नीचे वाले हिस्से में। उसे हम क्या बोलते हैं, स्थैनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। इसके बाद हम लोग इनकी प्लेट, जो पूरे विश्व पे या पृथ्वी अर्थ पे जितनी प्लेटें हैं, मेजर जो है 6 और 7 प्लेटें हैं। 6 प्लेटें वो मतलब जो कहते हैं, कुछ स्कॉलर का मानना है 6 प्लेटें 6 हैं, कुछ का मानना है 7 हैं। जो 7 प्लेटें कहते हैं वो अमेरिका के नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेटों के अलग अलग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम मेजर प्लेटों का नाम, जैसे पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये जो है मेजर प्लेटें हैं। जो छोटी प्लेटें हैं, जैसे नजक्का, सोमाली, नजक्का, फिलीपाइंस, अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कॉकस प्लेट, कोराइल प्लेट, स्कोशिया प्लेट, एक्सेट्रा। तो ये जो है स्मॉल या माइनर प्लेटें हैं। ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि सारी ये जो मेजर प्लेटें हैं। तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, ये वाला हिस्सा, अफ्रीकन प्लेट, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, और पैसिफिक प्लेट के बाद अंटार्कटिकन प्लेट। ठीक, ये जो है यहाँ पर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये मेजर प्लेटें हैं। तो ये मुख्य प्लेटें हैं जो हमारी पृथ्वी पर हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट। जो प्लेट है, इसके संरचना के आधार पर इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया, अर्थात किससे बनी है। तो एक ओफनिक प्लेट और दूसरी जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओफनिक प्लेट की बात करें तो ये मेड ऑफ बेसाल्ट, ये बेसाल्ट से बनी है और ये थिन इनका बेड, ये जो है पतली होती हैं और उसके बाद जो है इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है, अर्थात बेसाल्टिक बेसाल्ट से बनी हुई हैं, पतली होती हैं कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में। और इसके बाद इसकी डेंसिटी, जो घनत्व जो है इसका ज़्यादा होता है। फिर हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करें, ये इसकी तुलना में ओशनिक प्लेट की तुलना में ज़्यादा मोटी होती है
और इसकी तुलना में इसकी डेंसिटी जो है लो होती, कम होती है, और ये जो है मेड ऑफ ग्रेनाइट, और ये ग्रेनाइट से बनी होती हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओसनिक प्लेट है। तो कॉन्टिनेंटल अगर प्लेट की थिकनेस देखोगे तो इतनी मोटाई पर आपको दिख रही है, ओसनिक प्लेट जो है ये देखो इतनी मोटाई है। तो इसकी ठीक, इसके बाद हम लोग इसका इंट्रैक्शन, जो इनके जो भी एक्टिविटीज, जो भी क्रियाएं होती हैं इनके प्लेटों के माध्यम से, चाहे वो अर्थक्वेक का आना या वोल्केनो इरप्शन या माउंटेन बिल्डिंग, तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनके मार्जिन, इनके किनारों पर सारी क्रियाएं होती हैं। तो उनके आधार पर इनको 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। ये जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री या डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट और ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव प्लेट। तो डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब ये है, डाइवर्जेंट प्लेट कि 2 प्लेटें हैं, एक सेंटर से, एक स्थान से विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ये डाइवर्जेंट हो रहा है, तो डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट में क्या होगा कि 2 प्लेटें ऐसे आमने सामने यहाँ आ रही हैं और ये आकर ऐसे आपस में यहाँ टकराएंगी और कोलाइड करेंगे, एक का सबडक्शन होगा। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होगा कि ऐसे 2 प्लेटें हैं, ऐसे अगल बगल जो है इनमें क्षैतिज रूप से मूवमेंट हो रहा है, तो ये होगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट में इसमें कोई ना कोई संरचना बनेगी और कन्वर्जेंट में वो जो संरचना बनी है उसका जो है विनाश होगा, और ट्रांसफॉर्म में ना विकास होगा ना विनाश होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर शुरू करेंगे कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री को ये देखना पड़े कि वो डाइवर्जेंट बाउंड्री कहाँ पर है। जो हॉट स्पॉट है, जो ये प्लेटें मूवमेंट करें, गति करें, गति का मेन कारण है जो स्थैनोस्फीयर में अर्थात मेंटल के अंदर जो है जो कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं, कन्वेक्शनल करंट की वजह से वहाँ से जो संवाहिनी धाराएं चल रही हैं वो जो कमज़ोर प्लेस है उसको आकर जो कमज़ोर सरफेस है, सतह है, उसको मतलब पुश करती है। पुश करने की वजह से वहाँ पर वो ब्रेक करती है। ब्रेक करने की वजह से नीचे से जो मैग्मा है वो लावा के रूप में सरफेस पे आता है और नई कोई क्रस्ट का निर्माण, नई संरचना बनाती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर ये क्रियाएँ ओशन पे हो रही हैं, ओशन के मतलब नीचे हो रही हैं, तो यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज बनेगा, मध्य अटलांटिक कटक बनेगा। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, मिड ओशनिक रिज, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक बनेगा। अगर अटलांटिक ओशन हो रहा है तो मिड ओशनिक रिज मतलब या मिड अटलांटिक रिज कह सकते हो आप। यहाँ पर आप ये डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये प्लेट है और ये ओशनिक प्लेट है। तो ओशनिक प्लेट है, मान लो कि ये अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन के ये जो है स्थोनोस्फीयर, ये नीचे की तरफ जो है स्थोनोस्फीयर वाला हिस्सा है यहाँ पर, और यहाँ से कन्वेक्शनल करंट के रूप में संवाहिनी धाराओं के रूप में ये ऊपर ये संवाहिनी धाराएं चल रही हैं। यहाँ ये एरिया ये कमज़ोर है, इस एरिया को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जो है ये जो कन्वेक्शनल करंट है 2 डायरेक्शन में से मुड़ जाएंगी। जब ये मुड़ेंगी तो इससे नीचे से जो मैग्मा है, ये मैग्मा जो है ये लावा के रूप में सरफेस पे आएगा। अब यहाँ आकर ये डिपॉजिट होगा, नई जो है न्यू यहाँ पर क्रस्ट बनेगी। यहाँ पर क्या हुआ कि न्यू क्रस्ट, नई जो है संरचना कोई ना कोई बनी। यही जो नई संरचना है तो यही धीरे धीरे बनती जाती है। और यहाँ पर जो वोल्केनो का एरप्शन, क्योंकि डाइवर्जेंट हो रहा है तो वोल्केनो का भी वोल्केनो एरप्शन होगा और यहाँ पर अर्थक्वेक भी आएगा। लेकिन अर्थक्वेक जो है बहुत धीमी गति, मतलब उसका जो रिक्टर पैमाना होगा बहुत कम होगा। और ये जो है ये फिशर जो है वोल्केनो एरप्शन भी यहाँ पर हो रहा है इसके सहारे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं और उसके बाद जो है नीचे से स्थोनोस्फीयर से मैग्मा सरफेस पे आ रहा है। वहाँ पर मतलब कोई ना कोई न्यू रॉक जो है क्रिएट हो रही है। और मिड अटलांटिक रिज जो है, जो पूरी पृथ्वी पर जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो इसी के माध्यम से बनी हुई है। और अगर यही डाइवर्जेंट की अगर एक्टिविटीज किसी कॉन्टिनेंट के सहारे होगी तो यहाँ पर क्या पोजीशन हो, क्या बनेगा।
सबसे पहले अगर किसी कॉन्टिनेंट के सहारे अगर ये क्रियाएँ हो रही हैं, अगर ये क्रिया किसी कॉन्टिनेंट के सहारे होगी तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, कंपन होगा, डाइवर्जेंट हो रहा तो स्वाभाविक है अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक आएगा सबसे पहले, और अर्थक्वेक जब आएगा तो अगर वहाँ पर फिर भी प्लेटें एक्टिव बनी रहती हैं, कंटिन्यू हैं, अगर वहाँ एक्टिव हैं प्लेटिंग, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी। जैसे एग्जाम्पल जो है अफ्रीकन ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वर्ल्ड की विश्व की सबसे लंबी जो है रिफ्ट वैली है। तो ये जो रिफ्ट वैली बनी है ये बनेगी। उसके बाद जो है अगर ये प्लेटें फिर भी अभी भी एक्टिव है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर, और यहाँ जो है नॉक ऑफ प्लेट है, मतलब प्लेटों की गांठ है, छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है जब डाइवर्जेंट हो रहा है, यहाँ पर प्लेटें जब दूसरी विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है वो जो ड्रिफ्ट वैली थी अब वो डेवलप कर रही है या कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, नासेंट सी। नासेंट सी का मतलब होता है नया नया बना हुआ सागर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है रेड सी। रेड सी जो है नासेंट सी के रूप में जाना जा रहा है। और अगर अभी भी अगर ये प्लेटें एक्टिव कंटिन्यू बनी रहेंगी, अगर ये प्लेट कंटिन्यू बनी रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, तो ऐसे कल्पना की जा रही है कि आफ्टर 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन वर्ष के बाद जो अफ्रीका है, अफ्रीका कुछ इस स्थिति में आ जाएगा। अफ्रीका जो है ऐसे दिखने लगेगा। अफ्रीका का ये जो केन्या वाला इथोपिया वाला रीजन है ये पूरी तरह से ऐसे अलग हो जाएगा, और ये जो इसका फीचर्स होगा ये है। और यहाँ पर जो नासेंट सी है वो जो है ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ओशन बन जाएगा, सागर बन जाएगा। तो ये जो है अभी तक हम लोगों ने जाना कि जब प्लेटों का डाइवर्जेंट हो रहा है, प्लेटों का डाइवर्जेंट कहाँ पर हो रहा है, कॉन्टिनेंट के सहारे हो रहा है या ओशन के सहारे हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखेंगे कि जब प्लेटों का कन्वर्जेंट होता है, जब प्लेटों कन्वर्जेंट होगा तो वहाँ भी देखना है यदि प्लेटों का कन्वर्जेंट ओशनिक और ओशनिक प्लेट के सहारे होगा तब क्या टोपोग्राफी बनेगी, और जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल के सहारे होगा तब क्या टोपोग्राफी या क्या स्थल रूप बनेगा, और जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेटों के सहारे कन्वर्जन होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक हैं इसके बारे में जानते हैं। तो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट की अगर बात करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स अगर कोई है तो ये आपका नॉर्थ अमेरिकन, मतलब अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। तो अमेरिकन प्लेट ये मान लो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, और इस अमेरिकन प्लेट के सहारे जो है यहाँ ये अमेरिकन प्लेट, और इस अमेरिकन प्लेट के सहारे ये ओशनिक पैसिफिक जो प्लेट हैं, पैसिफिक प्लेट ऐसे आपस में ये आ रही हैं, ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, तो अभी जो जब इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर की बात की है तो उस टाइम पे हमने इसकी बात की थी कि जो ओशनिक प्लेट है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जो प्लेट है सबडक्ट करेगी कम डेंसिटी वाले प्लेट के नीचे। तो अब ये जो प्लेट है ओशनिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये सबडक्ट कर रही है, स्टेनोस्फीयर में जा रही है। जब ये स्टेनोस्फीयर में जाएगी तो यहाँ पर ये मेल्ट करेगी, पिघलेगी। पिघलने के बाद इसके सहारे जो है मैग्मा जो है लावा के रूप में सरफेस पाएगा। यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा, तो इसके सहारे जो है ज्वालामुखी का ऐसे उद्गार होगा, और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ज्वालामुखी पर्वत का वॉल्केनो माउंटेन बनेगा। तो ये इसका कन्वर्जन प्लेट का एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट का है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के लिए लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है बात करेंगे कि जो ओशनिक और ओशनिक प्लेट हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो ओशनिक प्लेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये ओशनिक प्लेट का डायग्राम है, इसको देखो। यहाँ दो ओशनिक प्लेट हैं, एक जो है पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पर एक पैसिफिक प्लेट है और दूसरा जो है फिलीपाइंस प्लेट है। तो अब ये दोनों प्लेट जो है अब दोनों ओशनिक है,
तो यहाँ पर ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ी है तो वह उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जब पैसिफिक और फिलीपाइंस प्लेट आपस में कोलाइड करेंगे तो पैसिफिक प्लेट का फिलीपाइंस प्लेट के नीचे जो है सबडक्शन होगा। तो यहाँ पर ये पैसिफिक प्लेट जो है सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट होने के बाद जो है ये रॉक जो है नीचे जाकर मेल्ट कर जाएगी। मेल्ट करने के बाद ये फिर कन्वेक्शनल करंट के रूप में, संवहनी धाराओं के रूप में ऊपर आने का प्रयास करेगी। अपने साथ जो लावा है वो मैग्मा है वो बाहर लाएगी और यहाँ लावा के रूप में इसका डिपोजिशन ऐसे होता चला जाएगा। तो ऐसे जब डिपोजिशन होता चला जाएगा तो इसके सहारे जो आइलैंड छोटे छोटे बनेंगे तो ग्रुप में बनेंगे, तो इसे बोलेंगे आइलैंड आर्क। आइलैंड आर्क अर्थात द्वीपीय चाप। तो इंडोनेशिया का जो रीजन है वहाँ आप देखोगे बहुत सारे आइलैंड आर्क आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि इसमें जब प्लेटें दोनों कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं तो फिर क्या होगा। अगर दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं तो इस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों प्लेटें जो है आपस में कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने की वजह, टकराने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर किसी भी प्लेट का सबडक्शन नहीं होगा। दोनों प्लेटें ऐसे कोलाइड कर रही हैं लेकिन कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं हो, कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाएगी। वहाँ पर जो भी बीच में फिल्ट्रेशन वगैरह पड़ा है तो वो सिल्टेशन दोनों ऐसे कोलाइड करने की वजह से बीच में जो सिल्टेशन है वो फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फोल्ड माउंटेन वो बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल सबसे यूरेशियन प्लेट और जो है इंडियन प्लेट, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके मिड में जो भी फोल्ड माउंटेन बने हैं, एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन, तो ये फोल्ड माउंटेन दोनों कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल जब प्लेटें कोलाइड किए तो इसके सहारे जो है फोल्ड माउंटेन बना। देखो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन, ये सबडक्ट प्लेटें जो कॉन्टिनेंटल थी सबडक्ट नहीं हुई हैं। इसका प्रूफ के लिए आप जान लो कि कोई भी हिमालय जो है, हिमालय जो पर्वत हैं, इसके सहारे आपको वॉल्केनो एरप्शन कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता तो इससे प्रमाणित होता है कि ये जो है जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेटें जब कोलाइड करती हैं तो किसी प्लेट का सबडक्शन नहीं होता। बट इसके सहारे क्या होता है, जब दोनों प्लेटें कोलाइड करती हैं तो अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक जो आता है वो हाई रिक्टर पैमाने पाता, बहुत ज़्यादा जो है रिक्टर पैमाने पाएगा। और यही कारण है कि जो हिमालय वाला जोन है इंडिया में, वो पूरा का पूरा जो है हिमालय चाइना जो भी एरिया है जहाँ तक हिमालय का कवरेज है वो पूरा का पूरा एरिया 5th जोन में आता है। मतलब 5th जोन का मतलब है हाई रिक्टर पैमाने पर वहाँ एनी टाइम अर्थक्वेक आ सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ट्रांसफर बाउंड्री। यहाँ पर क्या है कि दो प्लेटें हैं ऐसी आपस में, ये इसका एग्जाम्पल देखें, ये दो प्लेट हैं, ये अगल बगल जो है एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ, ऐसे अगल बगल ऐसे चलती हैं, खिसकती हैं। अगर ये इनमें आपस में फ्रिक्शन हो जाता है, रगड़ हो जाती हैं, तो इसके सहारे जो है अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। तो इसका सबसे मतलब यहाँ पर आपको देखने को कुछ इस तरह से प्लेटें आप देखोगे मेडिटेरियन सी के पास में है, कुछ जो है कैलिफोर्निया के आसपास में इस तरह से प्लेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना की बात करें, तो आलोचना थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि एवरी प्लेट हैज इट्स डिफरेंट मूविंग स्पीड। जो जितनी प्लेटें हैं सबकी गति अलग अलग है। इसकी जो है एक आलोचना की पॉइंट है, एक जैसी जो है सभी प्लेटों की गति क्यों नहीं है। हॉट स्पॉट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर। जो हॉट स्पॉट है वो जो है सभी जगह क्यों नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पर हॉट स्पॉट होगा वहीं पर प्लेटों का कन्वर्जन होगा। और दूसरी कह रहे हैं कि कंक्लूजन में है कि प्लेट टेक्टोनिक्स करेक्टली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन में हमें पहुँचे कि जो फोल्डेड माउंटेन है, अर्थक्वेक है, ट्रेंचेज हैं, इन सब की ये व्याख्या करता है। इसके साथ यहाँ पर ये अपना टॉपिक समाप्त हुआ। और जब हम लोग मिलेंगे इससे रिलेटेड अभी अर्थक्वेक और वॉल्केनो और फोल्ड माउंटेन भी कराना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसी टॉपिक पर आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।